नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 18 जनवरी है और 18 जनवरी को जो हमारी सीरीज़ चल रही है ROARO की, ये पूरी फ्री सीरीज़ है और इसमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अंतर्जात बल के बारे में होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने पूरे जो चार टॉपिक हैं उनको देख लिया है। उनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए आज 18 जनवरी है तो जनवरी कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है। अब केवल 12 दिन बचे जनवरी के। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। अप्रैल में आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो अप्रैल में एग्ज़ाम है तो बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए। फिर 60 दिन बचे हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो सब लोग। चलिए आज के लिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सॉरी आज का टॉपिक देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। देखिए भू आकृत प्रक्रियाएं, तो इसके बारे में पढ़ना है कि भू आकृत प्रक्रियाओं से तात्पर्य उन सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से है जो पृथ्वी के धरातली स्वरूप को क्या करते हैं, रूपांतरण को प्रभावित करते हैं। ये भू आकृत प्रक्रियाएं हो गई। आंतरिक शक्तियां धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करती हैं, जबकि बाह्य शक्तियां उन विषमताओं को क्या करती हैं, कम करती हैं। आ गया। विषमताएं मतलब आंतरिक शक्तियाँ। यहाँ पर जैसे हम लोग क्रस्ट में रह रहे हैं तो यहाँ से कोई अंतर्जात बल लग रहा है तो यहाँ पर क्या उछान आ जाए या ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, है ना, ये सब चीज़ें रहती है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ। एक अंतर्जात बल होता है, एक बहिर्जात बल होता है। तो आज हम अंतर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतर्जात बल के बारे में अगर हम बात करें तो एक आकस्मिक बल होता है। आकस्मिक बल में आपने देखा अचानक आने लगना, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये आज अचानक आ सकते हैं। हमने मेंस में आपके कल क्वेश्चन देखा था भूस्खलन के बारे में। देखिए मेंस आंसर राइटिंग भी हमारी चल रही है, उसमें डेली आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। दीर्घकालिक पटल या पटल विरूपण बल में क्या होता है, महाद्वीपीय बल और आपके पर्वत निर्माणकाली बल। महाद्वीपीय बल में जैसे ऊपरमुखी बल होता है और अधोमुखी बल होता है, ठीक है ना। पर्वत निर्माणकारी में तनाव हो गया। तनाव के अंदर का जैसे अब तनाव जैसे यहाँ से इधर से लग रहा है, इधर से तो क्या भ्रंशन हो जाए, चटकन हो जाए, दरार हो जाए। वहीं संपीड़न के अंतर्गत वलन हो जाता है और संवलन हो जाता है। इनके बारे में अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब अंतर्जात शक्तियाँ देख लेते हैं। भूगर्भ के भूगर्भ में अद्यस्थ रूप से क्रियाशील शक्तियों के अंतर्जात क्या कहा जाता है, शक्तियाँ कहा जाता है। भूगर्भ में अदृश्य रूप से क्रियाशील शक्तियों किसके नाम पे जानते हैं, अंतर्जात शक्तियाँ। इन्हें निर्माणकारी शक्तियाँ भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के में पर्याप्त गहराई पर ताप, आंतरिक चट्टानों के प्रसार एवं संकुचन तथा रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा ताप के विकिरण आदि से होती है। ऐसे हमने लोग देख लिया। संभवतः भूगर्भ का उच्च तापमान ही भूपटल पर उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के लिए क्या रहता है, जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है। भूपटल के गर्भ में उच्च तापमान ही, देखो उच्च तापमान में आ गया ना, भूपटल के उत्पन्न होने वाली परिवर्तनों के लिए क्या रहता है, उत्तरदायी होता है। इन भूगर्भिक शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ भी कहा जाता है, जैसे प्लेट विवर्तनिक आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अंतर्जात शक्तियों के द्वारा दो प्रकार के संचरण उत्पन्न होते हैं, जैसे आकस्मिक संचरण और आपका पटल विरूपण संचरण। ठीक। अब आकस्मिक संचरण में हम किसको किसको शामिल करते हैं, ज्वालामुखी क्रिया को और भूकंप को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं आपके वोल्केनो एक्टिविटीज, ज्वालामुखी क्रिया को। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ लावा जब धरातल पर आता है तो इसके दो रूप होते हैं, आंतरिक तथा बाह्य, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा समझा दूं। देखो ये जो हमारी जहाँ पे हम रह रहे हैं ये ग्रेनाइट की चट्टान है। कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि महाद्वीपीय प्लेट होती है, ग्रेनाइट की होती है। दो टर्म आते हैं, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो नीचे जब पृथ्वी के नीचे जो आंतरिक परत के नीचे, उसको तब बोलेंगे मैग्मा, मैग्मा चैम्बर। तो मैग्मा चैम्बर से जब ये ज्वालामुखी उद्गार लावा जब बाहर निकलने का प्रयास करता है तो या तो ग्रेनाइट चट्टान को तोड़ करके बाहर निकल जाए, क्रेटर के माध्यम से तोड़ दे और बाहर निकल जाए। दूसरे कंडीशन पर जब ये तोड़ नहीं पाता तो इसको उठा देता है, ऐसे कर देता है, तो पर्वत बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर आपने देखा लैपोलिथ, सेपोलिथ, आपने देखा बैकोलिथ, डिक्साई, है ना, सेल, ये सब इनकी आकृतियाँ बन जाती हैं। कल हमने देख ही लिया था। तो ये दो प्रकार से रूप हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ बताई गई है। आंतरिक क्रिया में पिघला पदार्थ मैग्मा या लावा धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है और बैतोलिथ, लैपकोलिथ, सिल, डाइक जैसी आकृतियों का निर्माण करता है। वह आकृतियां धरातल
धरातलीय प्रवाह के रूप में लावा का जमकर ठोस रूप लेना, गर्म जल झरने तथा गेसर आदि का उत्पन्न होता है। आंतरिक क्रिया में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं भूकंप। भूकंप से तात्पर्य जो होता है ना, वो आपके भूपटल की तीव्र कंपन या उन तरंगों से है जो धरातल के नीचे या ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण के समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने से उत्पन्न होती है। इन दोनों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंतर्जात बलों में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब देखो पटल विरूपण बल किसे कहते हैं। ये बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक धीमी गति से क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में क्या होती है, क्रियाशील होते हैं, जिसमें धरातल पर हजारों वर्षों बाद किसी बड़े स्थल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से ये बल दो प्रकार के होते हैं। देखिए पटल विरूपण बल आ गया ना, ये पृथ्वी पर बल की आंतरिक बल कारण अत्यंत धीमी गति से क्षैतिज एवं लंबवत दोनों रूपों में क्रियाशील होते हैं, जिसमें धरातल पर हजारों वर्षों बाद किसी बड़े स्थल का निर्माण हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका महादेशी संचलन, महादेशी इम्पीरियोजेनिक मोमेंट। इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण और उसमें उत्थान और निर्गमन तथा निजमन की क्रियाएं क्या हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं। आ गया, जब महाद्वीपीय भाग और उसका कोई क्षेत्र अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है, तब उस पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है, ऊपरमुखी बल कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई क्षेत्र अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है, तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, ऊपरमुखी बल कहते हैं, तथा ऊपर उठने की क्रिया उभार अपलिमेंट के नाम से जानी जाती है। इसके विपरीत जब महाद्वीपीय भागों में जो दशा होता है, ठीक है ना, उस पर क्रियाशील बल को क्या कहते हैं, आपके अधोमुखी बल कहा जाता है, डाउनफॉल। तथा दशाओं की क्रिया को क्या कहते हैं, अवतलन कहा जाता है। दशाओं के दूसरे रूप में स्थल खंडों के सागरीय जल के नीचे निजमन हो जाता है, और यह क्रिया तटीय तथा सागरीय भागों में ही घटित होती है। इसमें आपको एक चीज़ समझना है, जो महादेशी संचलन है, मान लो यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकरा रही है, तो जब ये टकराएगी तो यहाँ पर या तो उत्थान होगा या तो नीचे की ओर जाएगी। दोनों कंडीशन को बताया गया है, ऊपरमुखी बल और आपका अधोमुखी बल, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ है, बहुत अच्छे से देख लेना, क्लियर हो गया। अब देखिए पर्वत निर्माणकारी जो संचलन होता है, इसमें क्या होता है, पर्वत निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूपों में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वतीय संचलन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यह बल प्रायः दो रूपों में क्रियाशील होता है पर्वत निर्माणकारी। जब यह बल विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होता है, तो जैसे ऐसे यहाँ पर एक प्लेट हो गई यहाँ पर, तो ये दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है ना, विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होता है, तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे तनाव मूलक बल कहते हैं। इस बल के परिणाम स्वरूप धरातल पर अंश मतलब फॉल्ट, दरार मतलब फ्रैक्शन, चटकन आदि का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए जब पर्वत संचलन में के बल आपस में क्रियाशील होते हैं, तो उसमें चट्टानें संपीड़ित हो जाती हैं। इस बल को संपीड़नात्मक बल कहा जाता है। इसके कारण धरातल में संवहन तथा वलन पे मोड़ पड़ जाते हैं। आ गया, यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, ऐसे अब ये आपस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर या तो आपके वलन हो जाएगा या संवलन हो जाएगा, है कि नहीं। फोल्ड माउंटेन आपने देखा, ये जब पर्वत टकराते हैं तो ये ऊंचाई पर ऐसे बढ़ेगा। आपने देखा हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का उदाहरण है कि नहीं। तो वही ये चीज़ आ रहा है कि जब सामने टकराते हैं, जैसे आपने देखा भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, तो हिमालय पर्वत का उद्गम हो रहा है कि नहीं हो रहा धीरे धीरे। तो ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मोड़ या वलन, इसको देख लेना, इसकी हेडिंग है मोड़ या वलन। देखिए जब दो विपरीत दिशाओं से किसी वस्तु के अंदर की ओर से बल लगे, तो उसे दबाव का बल या संपीड़न बल कहते हैं। जब यह बल भूपृष्ठ पर चट्टानी परतों में पड़ता है, तो उन चट्टानी परतों के स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है, जिससे चट्टानों का क्षैतिज स्तर क्या हो जाता है, मुड़ने लगता है। अतः दो विपरीत दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के फलस्वरूप चट्टानों की परतें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। चट्टानों का मुड़ना क्या कहलाता है, फोल्डिंग माउंटेन कहलाता है, वक्लन कहलाता है। आ गया, अब देखिए अपनति, वलन के कारण चट्टानों के उठे हुए भाग को अपनति के रूप में जाती है। ये अपनति हो गए और नीचे वाला अविनति हो गया। जैसे ये उठा है तो अपनति,
और नीचे वाला भाग जो ऐसे डाउन है उसको क्या बोलते हैं आपके अभिनति। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम लोग अब अभिनति एस्क्लाइंस। यहाँ पर वलन के कारण चट्टानों के नीचे धसे हुए भाग को अभिनति के नाम से जाना जाता है। संपन्नत क्या होता है? जब अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियां एवं अभिनतियों का निर्माण हो जाता है तो उस आकृति को संपन्नत के रूप में जाना जाए। यह आकृति वली पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। जैसे आपने ये देखा, ये वाली है, ये कहीं ऐसे 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 है ना, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ समझिए, समअभिनत क्या होता है? असमान संपीड़न के कारण जब एक अभिनत के अंदर छोटी छोटी अभिनतियां एवं अपनतियों का निर्माण हो जाता है तब उसे अभिनत विशेष को समअभिनत कहा जाता है। इसकी आकृति भी पंखाकार वलन के समान हो जाती है। अब वलन के प्रकार देख लेते हैं। देखिए चित्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 2 3 4 नंबरिंग भी है और इसको देखना है। वलन के प्रकार, वलन में क्या होता है आपका, कई निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला नंबर आता है सम्मत वलन। सम्मत वलन में वे वलन जिनकी दोनों भुजाएं लंबाई व समान ढाल होती है, ऐसे, ठीक है ना, सम्मति वलन कहलाती है। जबकि दबाव शक्ति तीव्रता कम और दोनों दिशाओं में क्या होती है, एक समान हो तो इस प्रकार के वलन का निर्माण होता है। जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत, यह सम्मत वलन का उदाहरण है। असम्मत वलन क्या होता है? असम्मत वलन में आपने देखा होगा वे वलन जिनकी दोनों भुजाएं की लंबाई व ढाल असमान होते हैं, असम्मित वलन कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन का दक्षिण में पेनाइन पर्वत, असम्मित वलन एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, ठीक। एक द्वित वलन क्या होता है? वे वलन जिनकी एक भुजा खड़ी और दूसरी क्षैतिज लंबवत होती है, ऐसे हो जाता है, एक द्वित वलन कह लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अधिवलन किसे कहते हैं? वे वलन जिनकी एक भुजा खड़ी न रह करके कुछ आगे की ओर निकली हो रहती है एवं तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा जो अपेक्षाकृत लंबी होती है कम झुकी होने के कारण धीमी ढाल बनाती है, अधिवलन कहलाती है। जैसे कश्मीर में हिमालय की पीर पंजाल सीढ़ी, ऐसे आ गया, ठीक। उसके बाद समनत क्लन आपने देखा होगा वे वलन जिनमें दबाव के परिणाम स्वरूप वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होती हैं, समनत वलन कहलाते हैं। इस वलन के आगे का भाग लटकता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए जैसे पाकिस्तान का कालचित्ता श्रेणी पर्वत। अब यहाँ पर हम देखेंगे परिवलन, ठीक है ना। परिवलन वे वलन जिनकी दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर और क्षैतिज दिशा में होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिवलन कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का कैरिज पर्वत। उसके बाद अधिक्षिप्त वलन, जब परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की नीचे की भुजा ऊपरी भुजा के ऊपर विस्थापित हो जाती तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवलीन पर्वत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पंखाकार वलन, जब ये जो पंखाकार है क्या, जब असमान संपीड़न के कारण एक अभिनति अलन छोटी छोटी अभिनतियों व अभिनतियाँ बन जाती हैं, जैसे ऐसे ये अभिनतियाँ बन गई हैं तो इसको क्या कहते हैं? आपके पंखाकार वलन। क्लियर हो गया? ऐसे 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 ऐसे, ठीक। अब देखिए हम लोग ग्रीवा खंड किसे कहते हैं? ग्रीवा, जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर क्षैतिज व संचलन संपीड़न के सक्रिय रहने पर कई किलोमीटर दूर जाकर एक अन्य प्रकार की चट्टानों पर चढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रीवा खंड कहते हैं। कश्मीर घाटी एक ग्रीवा खंड पर ही क्या आई अवस्थित है। क्लियर हो गया? ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्रीवा खंड है पूरा, यानी एक पर्वतीय वलन टूटकर एक भुजा टूटकर क्षैतिज संचलन सक्रिय रहने पर भी कई किलोमीटर दूर जाकर एक अन्य प्रकार की चट्टान से चढ़ जाती है। यहाँ से ऐसे ये चढ़ गई तो आ गया ना समझ में। अब देखो यहाँ पर हिमालय, आल्प्स आदि सभी पर्वतों में ऐसे ग्रीवाखंड आपको बहुतायत मिलते हैं। ग्रीवाखंड भूपटल पर जटिल मोड़ का परिचायक है। पूर्वी और मध्य नेपाल में भी ये जटिल मोड़ पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भ्रंशन किसे कहते हैं? फाल्टिंग। भूपटल पर संपीड़न के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे वलन और भ्रंशन क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। आंतरिक बलों के कारण क्षैतिज हलचलें क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं, जिससे सैलों में चट्टान, आपने देखा होगा, चटकने व दरारें पड़ जाती हैं। यदि तनाव साधारण रहता है तो केवल भूपटल पर दरारें पड़ती हैं, किंतु तनाव प्रबल होता है तो सैलों का स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार भ्रंश तल के सहारे विस्थापित चट्टान को भ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार भ्रंश का वह
जो आपका फ्रैक्शन है जिसके सारे चट्टानें अपेक्षित रूप से स्थानांतरित हो जाती हैं। आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ब्रेनसन के प्रकार देख लेंगे। ठीक, ब्रेनसन के प्रकार में क्या देखना है, जैसे समान अंश नॉर्मल फॉल्ट, चट्टानों की जो दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो उसे समान ब्रेनस कहते हैं। जैसे ऐसे देखा होगा, यहाँ पर ये इधर की तरफ खिसक गया, यहाँ पर ये इधर की तरफ, तो यहाँ पर हल्का सा दरार हो गई, तो इसे क्या बोल देते हैं, ब्रेनसन कहते हैं। व्युत्क्रम फ्रेंच क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड सामने सामने खिसकते हैं तो निर्मित ब्रंश को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम ब्रंश कहते हैं। ठीक है, इस तरह के ब्रंश में चट्टान का एक खंड से दूसरे खंड में क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, इस क्रिया को व्युत्क्रम ब्रंश कहते हैं। इनमें कगारों का निर्माण होता है, जैसे पश्चिमी घाट कगार, विंध्यन कगार आदि लटकती घाटियाँ जलप्रपातों का विकास हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सोपानी ब्रंश, स्टेप फॉल्ट, जब किसी भूभाग में कई ब्रेनसन का इस तरह निर्माण होता है कि सभी अंश तल फॉल्ट एक ढाल में एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या सीढ़ीदार ब्रंश कहते हैं। इस तरह के ब्रंश के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ब्रंश द्वारा आधाक्षेपित खंड का अधोगमन एक ही दिशा में हो, जैसे कौन सा आता है, यूरोप की राइन घाटी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निर्मात आकृतियाँ, ब्रह्मफन द्वारा निर्मित वो आकृतियाँ। पहले हमने देखा रैंप घाटी, इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच यथा स्थिति में रहे, लेकिन संपीड़न बल के कारण दोनों किनारे क्या हो जाएं, दोनों भाग उठ जाएं, जैसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी इसका उदाहरण है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से क्या बता रहा है कि जो भ्रंश है इसका भाग बीच भाग में यथा स्थित रहे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों भाग ऐसे उठ जाएं, तो ये क्या कहलाता है, रैंप घाटी। अंश घाटी किसे कहते हैं, रिफ्ट वैली। इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दो समांतर भ्रंशों के मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है। भ्रंश घाटी को द्रोणी भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में अंश घाटी को ग्रेवन कहा जाता है। जैसे ये है, यहाँ पर ये नीचे वाला भाग धंस गया, तो ये वाला नीचे धंसा, ये बराबर में है, तो इसे क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी। उसके बाद पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी विश्व की सर्वाधिक लंबी भ्रंश घाटी है। इस भ्रंश घाटी में अफ्रीका की प्रमुख झीलें न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, टंगानिका स्थित हैं। विश्व की अन्य प्रसिद्ध घाटियों में जैसे जर्मनी में एक और वास्जेस पर्वत तथा हार्च पर्वत है, तथा दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट तथा ओडेनवाल्ड पर्वत के बीच क्या है, राइन या फ्रेंच भ्रंश घाटी स्थित है। आप एक चीज़ और समझ लीजिए इनके एग्जाम्पल, स्कॉटलैंड में मिडलैंड भ्रंश घाटी, अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी, मिस्र में राजाओं की घाटी, अंटार्कटिका महाद्वीप में टेलर घाटी, है ना। उसके बाद आपने देखा एशिया में मृत सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में सिलिकॉन वैली तथा मृत घाटी, ये सभी क्या हैं, आपके भ्रंश घाटियों के उदाहरण है। भारत में बात करें, जैसे आपने देखा नर्मदा और ताप्ती तथा ऊपरी दामोदर नदियाँ आदि भ्रंश घाटी के अच्छे उदाहरण हैं। ब्रसोत पर्वत, ब्लैक माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत भारत में ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखना। जब दो भ्रंश के बीच का भाग यथावत रहे और किनारों के भाग नीचे क्या रहे, धंस जाए, तो उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, ब्रसोत पर्वत कहते हैं, ब्लैक माउंट कहते हैं। देखो, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और किनारे के भाग ऐसे धंस जाएं, तो उठे हुए भाग को ब्रसोत पर्वत कहते हैं, ब्लैक माउंटेन कहते हैं। इसका ढाल तीव्र तथा शिखर समतल होता है। कैलिफोर्निया का सीरा नेवादा पर्वत जो संसार का सबसे बड़ा विस्तृत ब्लैक पर्वत है, तथा भारत का सतपुड़ा पर्वत आदि इसके क्या है, उत्तम उदाहरण है। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ इसको समझ लीजिए, इसमें देख लो, हाँ देखो, जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहें तथा उनके बीच का भाग उठ जाए तो उस उठे हुए भाग को क्या बोला जाता है, हार्स पर्वत। जैसे जर्मनी का हार्स पर्वत हो गया, इसका अंतिम अच्छा उदाहरण है। रैंप घाटी, भ्रंश घाटी, ब्लैक पर्वत, हार्स पर्वत प्रायः आकृति में एक समान लगते हैं, किंतु भू संचालन की दृष्टि से वे विपरीत संचलन गतियों के क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। इसे देखो यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे आपने देखा ये कौन सा है, भ्रंश घाटी, नीचे ऐसे आ गया है ना, ये वाला। उसके बाद आपने देखा होगा ये ब्रसोत पर्वत है। ब्रसोत पर्वत में सेम यही कंडीशन, लेकिन यहाँ पर बीच वाला भाग ऊपर उठ गया है, अगल बगल वाले नीचे धंस गए।
उसके बाद आपने देखा हार्ज पर्वत। हार्ज पर्वत में नीचे वाले यहाँ पर ये बीच वाला भाग कहाँ पर उठ गया, ऊपर उठ गया, और नीचे वाले धसे नहीं है। बराबर ये प्लेन था लेकिन नीचे वाला ऊपर उठ गया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो ये पर्वत हैं आप लोगों को समझ में आ गए। चलिए, तो ये हमारी फ्रीज चल रही है, इसकी पीडीएफ हम आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के इसको कॉपी प्रिंट करा सकते हो या देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो आज के लिए रखते हैं, थैंक यू।